हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ट्विंकल तिवारी। ये पॉलिटी पीवाईक्यू का पार्ट 3 होने वाला है। अभी तक हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में 35 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम 36 से स्टार्ट करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ। मैं आपको थोड़ा रूल ऑफ लॉ के बारे में बता दूं तो रूल ऑफ लॉ बोलता है कि हर कोई इक्वल है एंड नो वन इज अबव द लॉ। जो भी लॉ होंगे कंट्री में वो हर एक इंसान पर इक्वली एप्लीकेबल होंगे। तो ये इक्वालिटी को भी प्रमोट करता है। और जब हर कोई इक्वल है तो किसी एक के पास पावर ज़्यादा नहीं होगी। तो इसके ऑप्शन देखते हैं क्या होता है। लिमिटेशन ऑफ पावर्स, बिल्कुल ये किसकी पावर की बात कर रहा है? ये स्टेट की पावर की बात कर रहा है। और स्टेट यहाँ पर एज एन हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी जब हम आर्टिकल 12 पढ़ेंगे ना अपने फंडामेंटल राइट में लक्ष्मीकांत के चैप्टर से, तब हमें पता लगेगा कि स्टेट में कौन कौन आता है। उसकी डेफिनेशन आर्टिकल 12 में लिखी हुई है। तो ये तो हो जाएगा कि जब लिमिटेशन होगी स्टेट की पावर पर तो वो आर्बिट्री तरीके से लॉ नहीं बना पाएगा। उसके बाद इक्वलिटी बिफोर लॉ, अभी बताया था ना कि हर कोई इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट ये तो बोलता है कि हर कोई इक्वल है, जो भी लॉ होगा वो हर किसी पर इक्वली एप्लीकेबल होगा। तो ये भी ठीक हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहा है कि लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट को लेकर। नहीं, ये स्टेटमेंट उल्टी लिखी हुई है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों को लेकर, ना कि लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसके बाद लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाए कि हर किसी के पास लिबर्टी है। ये नहीं है कि कुछ लोगों के पास लिबर्टी है, कुछ लोगों के पास सिविल राइट्स हैं। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4 सी। आगे चलते हैं। राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ right to life and personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? ये बता रहा है कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो कौन से आर्टिकल में आता है, कौन सा आर्टिकल उसकी बात करता है। आर्टिकल 14 एंड द प्रोविजन अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं ये नहीं होगा। आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात करता है। आर्टिकल 17 एंड डीपीएसपी, नहीं। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है। आर्टिकल 21 एंड फ्रीडम गारंटेड इन पार्ट 3, यस ये आर्टिकल 21 है। ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सी। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक पार्ट 3 में लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। और उसके अंदर जो आर्टिकल 21 है वो राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। आर्टिकल 24 हमने पार्ट 2 में भी देखे थे ना। ये एक मिनट रुको, हाँ देखो ये रहा आर्टिकल 24। ये प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया अपना। तो देखो ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं इन्हें देखकर हमें पता लग रहा है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए कि हर एक आर्टिकल किसकी बात कर रहा है। देखो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक आर्टिकल को याद करना इम्पॉसिबल है और इतना कोई डिटेल में पूछता भी नहीं है यूपीएससी के उसमें। जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो हमें कुछ कुछ आर्टिकल हैं जो हमें बाय हार्ट याद होने चाहिए। ठीक है, तो जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स आते हैं 12 से 35, ये तो हमेशा याद ही होने चाहिए। इसके अलावा डीपीएसपी के भी आर्टिकल याद होने चाहिए। देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 2017 में ये पूछा, इस राइट्स की बात की हुई है, और 2018 में भी देख लो ये क्वेश्चन पूछ लिया। सारे ऑप्शन सेम है ना, इसलिए कहते हैं कि इनके ऑप्शन को भी एक बार हमें अच्छे से देख लेना चाहिए। हो सकता है अगली बार ऑप्शन उठ के बन जाए क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं अपन। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। ये आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है। ये जो क्वेश्चन किया ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तब हम इसको डिटेल में देखते हैं ना, और भी बहुत सी चीजें आ जाती हैं। तो ये राइट टू मैरी किसकी कौन से आर्टिकल में आए? आर्टिकल 21। ये देख रहे हो, आर्टिकल 21 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए, 2018 में, 2019 में। तो अभी हम एक एक ऑप्शन में देखते हैं। आर्टिकल 19 किसकी बात करता है? राइट टू फ्रीडम की बात करता है कि हमारे पास राइट टू स्पीच होना चाहिए और राइट टू एसोसिएशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 किसकी बात करता है? ये रिलेटेड है राइट टू रिलीजन से रिलेटेड है। आर्टिकल 29 ये माइनॉरिटी राइट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। आर्ट 39। Which of the following category of fundamental rights incorporate protection against untouchability as a form of discrimination? देखो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो इधर 2017 में पूछा गया है, डायरेक्ट ऑप्शन है ना।
अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। बताया था ना मैंने कि ऑप्शन उठ के एक क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो 2017 में पूछा गया, अभी हमने अभी जस्ट किया एक। ये क्वेश्चन नंबर 39 देखो 2018 में पूछा गया। इसके अंदर ऑप्शन है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड होता है? अनटचेबिलिटी से रिलेटेड। सो आप देख रहे हो ना, रिपीट हो रहे क्वेश्चन। तो इसका आंसर देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर पूछा हुआ है कि कौन से ग्रुप में आता है, तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। आर्टिकल 12 बात करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट की, कि स्टेट हम किस किस चीज़ को बोलेंगे, ठीक है। आर्टिकल 13 बोलता है कि अगर कोई भी जो लॉ बनाया जाएगा वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा, फंडामेंटल राइट को वोलेट करेगा, तो उसको हम नल एंड वॉइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 18 ये होता है राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 19 टू आर्टिकल नंबर 22 ये होता है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 23 एंड 24 बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये अगेंस्ट है, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। उसके बाद आर्टिकल नंबर 25 टू 28 बात करता है राइट टू रिलीजन। उसके बाद आर्टिकल 29 एंड 30 आता है, उनको बोलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसको यहाँ से फंडामेंटल राइट से हटाकर अलग आर्टिकल में शिफ्ट कर दिया है, आर्टिकल 300A। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट होता था और अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है। उसके बाद आर्टिकल 32 वो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की, यानी कि अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट्स वोलेट हो रहे हैं तो आप इस आर्टिकल की हेल्प से डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारी क्लासिफिकेशंस थी। तो इसके अंदर आर्टिकल 17 की बात कर रहा है, और आर्टिकल 17 किस में आ रहा है? राइट टू इक्वेलिटी में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना डी। ये सारे मैंने बता दिए, आर्टिकल 23, 24, 19 टू 22 और ये आर्टिकल 32। इनको आपको बाय हार्ट याद करना है, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। आपको अगर बोल दूँ ना मैं कि आर्टिकल 19 किसकी बात कर रहा है, तो आपको डायरेक्टली बोलना है कि आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। ऐसे याद करनी है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे पहले थोड़ा सा साफ कर लूँ मैं ये। नेक्स्ट 40th, अदर देन द फंडामेंटल राइट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल एंड प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ये बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट के अलावा कौन से प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन को जो किसकी चीज़ जो क्या रिफ्लेक्ट करता हो? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को के प्रोविज़न को रिफ्लेक्ट करता हो। देखो ऐसे क्वेश्चन को ना हम कहीं से भी प्रिपेयर नहीं कर सकते। जो ये UDHRA है ना, इसको हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए क्या चीज़ें होती है? देखो इसके अंदर बोला है रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट्स। कोई छोटी से छोटी चीज़ भी तो रिफ्लेक्ट कर सकती है ना। क्या पता हम इसके अंदर कितने प्रोविज़न होंगे, तो कोई ना कोई चीज़ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट कर रही होगी ना। तो देखो प्रीएम्बल, बिल्कुल प्रीएम्बल ह्यूमन राइट की बात करता है, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस की बात हो रही है। DPSP भी बात कर रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बात करती है। तो कुछ ना देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कुछ ना कुछ चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। जैसे उसके अंदर बोलते हैं ना वीमेन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बोलते हैं ना। तो छोटे से छोटा प्रोविज़न भी कुछ भी हो, वो कहीं ना कहीं इसको रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। इसमें रिफ्लेक्ट पूछा है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पूछा है इसमें। तो इसके आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 डी। अगला चलते हैं। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये देख रहे हो कितनी बार ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। देखो आर्टिकल 21 इसका आंसर है। ये देखो यहाँ पर भी आर्टिकल 21 था और यहाँ पर भी देखो। तो देखो 3 क्वेश्चन यहाँ से हमने देख लिए हैं। आर्टिकल 15 किसकी बात कर रहा है? ये बोलता है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ओके। और इसके अंदर फिर कुछ एक्सेप्शन दी होती है जिसके थ्रू हम रिजर्वेशन की बात करते हैं। आर्टिकल 19 वही अभी बताया था, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। इसके अंदर और भी चीज़ें आ जाती है, इसके अंदर सब पार्ट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 29 कल्चरल और एजुकेशनल राइट की बात करता है कि हर एक जो भी माइनॉरिटी है उसको अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का पूरा राइट है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 42nd, ए लेजिस्लेशन विच कॉन्फर ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड अनगाइडेड and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates one of the following article of the Constitution of India। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम ऐसा लेजिस्लेशन लेके आए जिसमें हम एग्जीक्यूटिव को और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को अनगाइडेड और अनकंट्रोल पावर दे दें, तो ये बोल रहा है कि ये चीज़ें कौन से आर्टिकल को वॉयलेट करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14, ऑप्शन ए। आर्टिकल 14 बोलता है ना, द स्टेट शैल नॉट deny any person
इक्वेलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ ऑन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। जब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं तो ये बोलता है कि हर कोई इक्वल, किसी के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 28 राइट टू रिलीजन से रिलेटेड है। आर्टिकल 32 किससे रिलेटेड है? राइट टू रेमेडी। आर्टिकल 44 ये डीपीएसपी का पार्ट है और डीपीएसपी में ये किसकी बात करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस चीज़ की बात कर रहा है? जो हमारे पर्सनल लॉज होते हैं, जैसे मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड, ये सारे लॉ पूरी कंट्री में इक्वली एप्लीकेबल हो हर एक रिलीजन पर, हर एक कम्युनिटी पर। तो ये आर्टिकल कौन बोलता है? 44 बात करता है इसकी। नेक्स्ट देख रहे हैं अपन, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये डीपीएसपी की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन देखते हैं एक बार अपन। सिक्योरिंग फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया, सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर्स रीजनेबल लीजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी। तो ये तो सारे ही क्या है अपने डीपीएसपी हैं। अच्छा, लेकिन देखो ये ट्विस्ट आ गया ना, इधर क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया। विच ऑफ द अबव आर गांधीयन प्रिंसिपल। ये किसकी बात कर रहा है? गांधीयन प्रिंसिपल की बात कर रहा है। दैट आर रिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अभी मैंने आधा ही पार्ट पढ़ा था क्वेश्चन का और मैं डायरेक्टली आंसर पर जंप कर गई। फिर बाद में देखा कि नहीं, ये इसमें से भी पर्टिकुलरली किस चीज़ की बात कर रहा है? गांधीयन प्रिंसिपल। तो एग्जामिनेशन हॉल में भी ये होता है कि हम आधा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और एक्साइटेड होकर गलत ऑप्शन मार्क करके आ जाते हैं। और अगर मैं ये वाला पार्ट नहीं पढ़ती, गांधीयन प्रिंसिपल वाला, तो मैं डायरेक्टली डी ऑप्शन करती कि सारी तो डीपीएसपी हैं ये, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली किसका पूछा है? गांधीयन प्रिंसिपल पूछा है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? एक तो ये आ जाएगा ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, ऑप्शन सेकेंड। ये आर्टिकल 40 होता है। प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरिया, ये अपना ऑप्शन हो जाएगा। और ये क्या है? ये आर्टिकल 44 है ना, ये इसकी बात, ये गांधीयन प्रिंसिपल में नहीं आता। तो देखो ऑप्शन से ही अपना आंसर आ जाएगा। ये नहीं आएगा तो फर्स्ट ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। डायरेक्टली अपना आंसर आ गया 2 और 3 बी। ओके, ये थर्ड फोर्थ वाला ऑप्शन है ना, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल की बात करता है। और जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये लिबरल की बात करता है। और ये दोनों किसकी बात करते हैं? गांधीयन प्रिंसिपल की बात करते हैं। ये देखो क्या है, जो डीपीएसपी है ना, उनको अनऑफिशियली, ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में इनको डिवाइड करके नहीं लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो आर्टिकल वाइज लिखे हुए हैं, आर्टिकल 36, 7, 38, 39, 40 ऐसे। लेकिन हम जब पढ़ते हैं तो इसको क्या कर देते हैं? क्लासीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी। नेक्स्ट 44 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव ए बियरिंग ऑन द एजुकेशन। ये बोलता है कि कौन से आर्टिकल है जिसके अंदर एजुकेशन से रिलेटेड बात की हुई है। तो डीपीएसपी बिल्कुल बात की हुई है, डीपीएसपी में भी। रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, हाँ बिल्कुल। इसमें बियरिंग बोल रहा है कि चाहे थोड़ी सी ही बात क्यों ना की हो, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो बिल्कुल 5th शेड्यूल भी हो जाएगा, 6th शेड्यूल भी, एंड 7th शेड्यूल तो हो गई। 7th शेड्यूल किसकी बात करता है? बताया था ना ट्रिक से, ये लिस्ट की बात करता है। स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, यूनियन लिस्ट में कौन से आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ऐसा करते हैं एक बार ये पीवाईक्यू की सीरीज हो जाए, उसके बाद हम बेसिक स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, डी। ऐसे के अंदर ना ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होता है मोस्टली 99%, क्योंकि ये क्या पूछता है कि कुछ थोड़ा सा ही पार्ट क्यों ना लिखा हो। बेयरिंग है, बेयरिंग का मतलब क्या है कि भाई थोड़ा सा भी अगर टच में लिख दिया ना कि एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी हो, कि हल्का भी जिक्र आ गया ना, तो अपना ऑप्शन बन जाएगा। जैसे हमने ये देखा था ना अभी, देखा था ना यूडीएचआरए की कौन सा पार्ट रिफ्लेक्ट करता है। छोटी सी बात क्यों ना की गई हो तो वो रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो ऐसे में मोस्टली ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होता है। अभी तो हम ये टॉपिक वाइज सोल्व कर रहे हैं, जब हम ईयर वाइज करेंगे ना तो मैं आपको एक एप्टीट्यूड डेवलप करवाऊंगी कि कैसे क्वेश्चन को करना है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उनको अपनी कॉमन सेंस और एप्टीट्यूड लगा के कैसे ठीक कर ले जाएंगे। मैं क्लियरली बताती हूँ, जो हमारा प्रीलिम्स का जो पेपर होता है GS1, उसके अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं और उन 100 क्वेश्चन में से 30 to 35 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो करने वाले होते हैं, जिनको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो टॉपर भी होगा ना वो भी इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन बच गए उनको वो कैसे सोल्व करता है? एप्टीट्यूड के थ्रू करता है, उसको वो एप्टीट्यूड के थ्रू करता है, कुछ कॉमन सेंस के थ्रू करता है। कोई भी इतना नहीं पढ़ के जा सकता कि प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन को नॉलेज से सोल्व कर दे। नॉलेज से सोल्व क्वेश्चन नहीं होते हैं, सिर्फ 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम नॉलेज के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। उसके आगे हमें अपना एप्टीट्यूड और कॉमन सेंस लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये हम जब ईयर वाइज करेंगे ना तब हम देख लेंगे। ओके, आगे चलते हैं।
अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री? ऑप्शन सी डीपीएसपी। जब डीपीएसपी पढ़ेंगे तो आर्टिकल नंबर 37 उसके अंदर एग्जैक्ट ये लाइन लिखी हुई है, फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डीपीएसपी। नेक्स्ट, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन। नेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात कौन करता है? अगेन आंसर डीपीएसपी। डीपीएस में आर्टिकल नंबर 51। नेक्स्ट चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। द प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशो इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। बिल्कुल बिल्कुल करता है, ये सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी की बात करता है। कैसे कि वेल्थ को कंसंट्रेट नहीं होने देना है, कुछ लोगों के पास जो भी रिसोर्सेज है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इससे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आएगी, और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आएगी तो उससे सोशली भी चीज़ें बढ़ेगी। इसके सोशल फीचर कौन से होंगे कि ये चिल्ड्रन की एजुकेशन से रिलेटेड बात करता है, शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाता है। और जो अपने फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और डीपीएसपी सोशो इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी की। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द प्रोविजन कंटेन्ड इन द प्रिंसिपल आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ। यस, बिल्कुल। इन देखो मैं आपको बताती हूँ, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। डीपीएसपी बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो फंडामेंटल राइट है वो एनफोर्सेबल है। एनफोर्सेबल का मतलब क्या है कि अगर इनका वॉयलेशन होता है तो हम कोर्ट में जाकर इनको एनफोर्स करवा सकते हैं। ये मेरे राइट है और इनका वॉयलेशन हो रहा है, तो आप इसको क्या करो, एनफोर्स करवाओ। और डीपीएसपी में क्या है कि ये नॉन एनफोर्सेबल है। ये नहीं है कि अगर डीपीएसपी को स्टेट इंप्लीमेंट नहीं कर रही है तो हम कोर्ट में चले जाएं और कोर्ट फिर उसको ऑर्डर दे कि नहीं आपको फॉलो इसको एनफोर्स करना ही होगा, ऐसा नहीं है। तो डीपीएसपी नॉट एनफोर्सेबल है। ओके, तो अपने दोनों ऑप्शन ठीक हो जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। द द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एनश्राइन इन इट्स। बोल रहा है कि उन ऑप्शन में से वेलफेयर स्टेट की बात कौन कर रहा है, तो ये डीपीएसपी। जो आर्टिकल नंबर 37 है वो वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है कि जो स्टेट है उसका क्या काम है, वेलफेयर करना। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, which principle among the following was added to the DPSP of the state policy by 42nd amendment to the constitution? ये बोल रहा है कि 42nd अमेंडमेंट करके कौन से आर्टिकल को, कौन से डीपीएसपी को ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये किस किस की बात करता है? एक तो बात करता है कि हेल्दी डेवलपमेंट होना चाहिए चिल्ड्रन का, ये आर्टिकल नंबर 39 बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 39A ऐड किया गया था जो बात करता है फ्री लीगल एड टू पुअर, यानी कि जो गरीब हैं, जो पुअर हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन है, उनको क्या करनी है, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 43A की बात करता है। 43A की किस चीज़ की बात करता है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट, की वर्कर को भी पार्टिसिपेट करवाना है, कहाँ पर, मैनेजमेंट में। ओके, उसके बाद आर्टिकल नंबर 48A ऐड किया गया था जो बात करता है कि हमें एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बी। ये कौन सा है, आर्टिकल नंबर 43A है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन। ये बोलता है कि डीपीएसपी किस चीज़ पर लिमिटेशन लगाता है, तो ना ये लेजिस्लेटिव फंक्शन पर लिमिटेशन लगाता है ना ही एग्जीक्यूटिव फंक्शन पर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखो हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, डीपीएसपी पढ़े हैं, तो जो फंडामेंटल राइट है वो क्या बोलते हैं, वो स्टेट को रोकते हैं। कोई भी ऐसे लॉ बनाए जाते हैं जो फंडामेंटल राइट्स को वोलेट करते हैं तो उनको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। तो स्टेट की पावर पर लिमिटेशन आ गई ना कि आपको ऐसे लॉ नहीं बनाने हैं। सेम एग्जीक्यूटिव क्या होता है कि इम्प्लीमेंट करना, जो लॉ बनाए उनको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इस तरह से भी इम्प्लीमेंट नहीं करना है कि किसी के फंडामेंटल राइट का वोलेशन हो, ये तो फंडामेंटल राइट कहता है। लेकिन जो डीपीएसपी है वो किसी भी चीज़ पर लिमिटेशन नहीं लगाता, ये बोलता है स्टेट सेल डू दैट, स्टेट शुड डू दैट। ठीक है, तो ये बोलता है कि स्टेट को ये चीज़ें करनी चाहिए, तो ये लिमिटेशंस नहीं लगाता। इसका आंसर हो जाएगा डी। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ द वेलफेयर स्टेट। अभी देखा था ना मैंने, रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन। ये देखो, एक मिनट, ये देखो 2015 में रिपीट हुआ था ना कि वेलफेयर स्टेट कौन से पार्ट में आता है, इधर सेम रिपीट हो गया 2020 के अंदर। तो ये क्या आंसर हो जाएगा इसका, ए, डीपीएसपी में आता है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जो पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी,
पार्ट 2 बात करता है सिटीजनशिप की, पार्ट 3 बात करता है फंडामेंटल राइट की, पार्ट 4 बात करता है डीपीएसपी की, और जो पार्ट 4A है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं, दे शैल बी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। अभी देखा था कि डीपीएसपी क्या होते हैं, पार्ट 4 में डीपीएसपी आते हैं और डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट के थ्रू। इसमें देखा था ना अभी, देखो ये ऑप्शन इधर मिलेगा अपने को, एक मिनट, देखो ये रहा, एक ये रहा, है ना, सेम ही तो चीज़ है ना, सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है ना। तो ये क्या हो गया, ये एनफोर्सेबल नहीं है, तो ये ऑप्शन गया, तो ये अपना आंसर ये चला जाएगा, तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। सेकंड देखते हैं, दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। हाँ बिल्कुल, ये तो पढ़ा है कि इनको एनफोर्स नहीं करा सकते। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉ बाय स्टेट। बिल्कुल, ये तो कहता है कि डीपीएसपी क्या एक गाइड की तरह काम करती है कि स्टेट को किस एरिया में जाके लॉ बनाने हैं। जैसे जो भी लॉ बनाएंगी स्टेट, तो वो कैसे होने चाहिए, उसमें रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो रही हो, चिल्ड्रंस की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो, या फॉरेस्ट के लिए काम कर, फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हो ना, जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वो किस चीज़ को देख कर लेके आए हैं हम, डीपीएसपी, क्योंकि ये सारी चीज़ें डीपीएसपी में लिखी हुई है। तो डीपीएसपी एक गाइड की तरह काम करता है स्टेट के लिए। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज इंजॉय बाय। ये बोल रहा है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव कहाँ पर लिखा है, कहाँ पर इस चीज़ की बात की हुई है कि एग्जीक्यूटिव अलग होगा और जुडिशरी अलग होगी। तो ये भी डीपीएसपी में बात की हुई है, आर्टिकल नंबर 50। नेक्स्ट, इन इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन। ये बोल रहा है कि किस टाइप के सिटीजन को ये फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करवाता है, किसके थ्रू, लीगल सर्विस अथॉरिटी के थ्रू। ये आर्टिकल 39A के थ्रू आया है। ओके, तो देखते हैं इसके ऑप्शन। देखो इस तरह के क्वेश्चन हम प्रिपेयर करके नहीं जा सकते, ये फिर हमें थोड़ा सा अपना एप्टीट्यूड डेवलप करना होगा, उसी के थ्रू हम करेंगे। देखो अभी करके दिखाती हूँ मैं। पर्सन विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस रुपीज़ 1 लाख। बिल्कुल भाई, जिसकी इनकम ही 1 लाख से कम है तो वो कहाँ से खुद केस लड़ पाएगा, तो उनको हमें लीगल सर्विस एड प्रोवाइड करवानी फ्री में। ठीक है, ऑप्शन 1 हो गया। ये आते ही हमारा ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया। नेक्स्ट, ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख। इसको अभी हम होल्ड पे रखते हैं क्योंकि नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं। ये देखो फोर्थ, ऑल सीनियर सिटीजन। भाई ऑल सीनियर सिटीजन कैसे आ गए, जरूरी है कि हर कोई इंसान जो 60-70 से ऊपर है उसको फ्री लीगल सर्विस एड प्रोवाइड करवाई जाए। कुछ ऐसे वेल्दी पर्सन भी होते हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, 4 भी गलत हो गया। तो देखो ये चला गया, अब अपना आंसर बच गया 1 और 2। अब थोड़ा सा और इसको डीप डाइव करते हैं इसमें। देखो ये अपना आंसर हो गया 1 और 2। देखो अब मेरे को ये बताओ, ट्रांसजेंडर और ओबीसी इन दोनों में से ज़्यादा वल्नरेबल कौन है, ट्रांसजेंडर। तो ये ऑप्शन हो जाएगा कॉमन सेंस के थ्रू कि हाँ ये चीज़ हमारे ऑप्शन में होनी चाहिए। ओके, तो ये आ गया अपना आंसर ए। आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉयलेट्स। ये बोल रहा है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रही है तो इनमें से कौन सा प्रोविजन है जो वॉयलेट कर रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। कैसे, अभी हम पढ़ के आए ना कि आर्टिकल 39 ये बात करता है कि वेल्थ की कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही है तो डीपीएसपी क्या होगा, वॉयलेट होगा। ठीक है, तो देख रहे हो ना ये सारे कितने इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें, हर बार देखो रिपीट हो रही है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।